हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम सी सेट का जो 14 सितंबर 2025 को पेपर हुआ था बच्चे, उसकी आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चे, डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन carefully and answer the question based on it. The consumer complaint department of a firm has exactly 6 employees G, H, I, J, K, and L who answer complaints letter. Every complaint letter received by the department is classified as either red or blue. ठीक है। The following procedure are used to answer the letter. The red letter are given first to G or H. तो मेरे पास 2 टाइप की लेटर्स हैं कंप्लेन लेटर्स, या तो रेड लेटर होगा या फिर ब्लू लेटर होगा। ब्लू लेटर, ठीक है। अगर मेरे पास रेड लेटर है तो ये फर्स्ट टू जी और एच, या तो वो जी के पास जाएगा या एच के पास जाएगा, आइदर, ठीक है। और अगर मेरे पास ब्लू लेटर है, या सबसे पहले वो जी, जे और आई, इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा। जी और जे और आई, इन तीनों में से किसी एक पर्सन के पास जाएगा। If a letter raised a problem that cannot be resolved by the person to whom it is given, it must be forwarded until it reaches someone who can resolve the problem and the answer the letter. A letter must be forwarded as follows. तो सबसे पहले अगर लेटर जी के पास है तो वो आई के पास जाएगा बाय जी टू आई इफ द लेटर इज रेड। तो जी के बाद जो लेटर है वो किसके पास जाएगा? आई के पास जाएगा, अगर लेटर जो है वो रेड है। इफ द लेटर इज बट टू जे इफ द लेटर इज ब्लू, यानी कि जी के बाद लेटर जे के पास जाएगा, जी के बाद लेटर जे के पास जाएगा अगर लेटर ब्लू है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। बाय एच टू आइदर जी और आई, यहाँ पे कलर नहीं दे रखा तो कोई भी कलर हो सकता है कि एच के बाद लेटर जी और आई किसी के पास भी जा सकता है। आफ्टर एच, यहाँ पे तो एच है ही नहीं, तो एच के बाद जो लेटर है वो जी और आई किसी के पास भी जा सकता है, आइदर जी और आई। बोलो ठीक है। और अगर जी के पास चला गया तो जी के बाद आई के पास चलेगा, लेकिन एच डायरेक्टली अगर आई के पास भेज रहा है तो फिर वो आगे, अभी तक वो आगे मूव नहीं करेगा। उसके बाद बाय आई टू जे, बाय आई टू जे इफ द लेटर इज रेड, तो रेड है तो आई के बाद जो है वो जे के पास जाएगा, आफ्टर आई जे के पास जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलो यहां पे इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जी, एच के बाद जी के पास भी जा सकता है, आई के पास भी जा सकता है, और आई के बाद जे के पास जाएगा, ठीक है। बाय आई टू जे इफ द लेटर इज रेड बट टू के, यानी कि अगर इफ द लेटर इज ब्लू, अगर ब्लू है तो आई के बाद के पास जाएगा, आई के बाद जो लेटर है वो के पास जाएगा, ठीक है। यहां पे आई के बाद जे के पास जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड फोर्थ पॉइंट, बाय जे टू आइदर आई और के वेदर द लेटर इज रेड और ब्लू, जे के बाद जो लेटर है वो आई और के किसी के पास भी जा सकता है, तो जे के बाद आइदर आई और के किसी के पास भी जा सकता है, आइदर आई और के किसी के पास भी जा सकता है। जे के बाद आइदर आई और के, जे के बाद आइदर आई और के किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। बाय जे टू आइदर आई और के वेदर द लेटर इज रेड और ब्लू, बाय के टू एल वेदर द लेटर इज रेड और ब्लू, के बाद
जो है वो एल के पास जाएगा, आफ्टर के जो लेटर है वो एल के पास जाएगा, के बाद एल के पास जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो उसके बाद एल आंसर एवरी लेटर गिवन टू हिम, और एल जो है वो हर लेटर का आंसर कर सकता है जो उसको दिया जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से सारे ट्रू हैं एक्सेप्ट जी फॉरवर्ड अ रेड लेटर टू आई। जी फॉरवर्ड रेड लेटर टू आई, यस बिल्कुल ट्रू है ये, फर्स्ट इज ट्रू। एच फॉरवर्ड रेड लेटर टू जी, एच फॉरवर्ड रेड लेटर टू जी, ये भी ट्रू है। थर्ड, एच फॉरवर्ड ए रेड लेटर टू आई, एच फॉरवर्ड ए रेड लेटर टू आई, ये भी ट्रू है। आई फॉरवर्ड ए रेड लेटर टू के, आई फॉरवर्ड रेड लेटर टू के, नो जे को, आई फॉरवर्ड रेड लेटर टू जे। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो दिस इज द आंसर, क्योंकि उसने कहा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ब्लू लेटर कुड रीच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पीपल। ठीक है, ए ब्लू लेटर कुड रीच एल, तो एक ब्लू लेटर एल के पास किस सीक्वेंस से पहुंचेगी। ब्लू लेटर रीच टू एल, देखो एक तो मेरे पास ये है, कौन कौन से, जी के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, जे के बाद के देन एल, आई के बाद के देन एल। ठीक है, यानी कि के बाद लेटर जो है वो एल के पास जाता है। तो जी के बाद ब्लू लेटर है, लेटर कौन से कलर का है, लेटर है हमारे पास ब्लू लेटर। तो लास्ट में तो हमारे पास के पास जाएगा, मतलब एल से पहले जो लेटर होगा वो के पास होगा, जे के पास नहीं होगा। दिस इज नॉट योर आंसर, बी और डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। अब मेरे पास है यहाँ पे जी के बाद जे देन के, जी के बाद एच देन के, जी के बाद जे देन के देन एल। ठीक है, जी के बाद एच तो है ही नहीं है, ब्लू लेटर में तो एच कहीं पे आता ही नहीं है, तो एच वाला गलत है बच्चे हमारे पास, ऑप्शन 1A रॉन्ग है, सी ऑप्शन इज द आंसर। जी के बाद लेटर जे के पास जाएगा, देन के, देन आफ्टर के लेटर एल के पास जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है, एनी लेटर दैट रीच एल मस्ट हैव बीन प्रीवियसली गिवन टू, तो ये तो अभी हमने किया था के पास, एल से पहले लेटर किसके पास होगा, के पास होगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनी लेटर दैट रीच एल मस्ट हैव बीन गिवन टू अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट बिफोर रीचिंग एल। तो बिफोर रीचिंग एल जो मेरे पास ये था, आई देन के देन एल, तो बिफोर एल ओनली 2 पर्सन। यहाँ पे एल के पास जे देन के देन एल, तो अगेन मिनिमम 2 पर्सन। यहाँ पे एल के पास जी जे के देन एल, मिनिमम 3 पर्सन। यहाँ पे एच के बाद आई के बाद जे के बाद के बाद एल, 1 2 3 4 पर्सन। यहाँ पे जी के बाद आई के बाद जे के बाद के देन एल, यहाँ पे भी 4 पर्सन। तो बिफोर एल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 2 हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 2 हो सकते हैं, एनी लेटर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बी 2, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द following could be given to each of the 6 member of the consumer complaint department is in turn। एक रेड लेटर है दैट इज फर्स्ट गिवन टू एच, कि एक रेड लेटर है उसको सबसे पहले मैंने एच को दिया, उसके बाद वो बाकी 5 मेंबर्स के पास जाके कंप्लीट हुआ। यानी कि ऐसा कौन सा मतलब कि इनमें से वे है भी फर्स्ट हम किसको लेटर दें ताकि वो लेटर सारे 6 पर्सन्स के बाद जाके
उसकी कंप्लेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ए रेड लेटर दैट फर्स्ट गिवन टू एच, अगर एक रेड लेटर हमने एच को दे दिया, एक रेड लेटर हमने एच को दे दिया, उसके बाद हमने वो जी को दे दिया, मान लो पहले एच को दिया फिर जी को दिया, जी के बाद वो आई को दे दिया हमने, जी ने आई को दे दिया, आई के बाद जे पे चला गया, जे के बाद के पास चला गया और के बाद एल पे चला गया। तो 1 2 3 4 5 6 सभी 6 पर्सन के पास ये जा सकता है इन टर्न। तो यस, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। ए रेड लेटर दैट फर्स्ट गिवन टू जी, एक रेड लेटर है जो कि हमने सबसे पहले जी को दिया, तो जी के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, जी के बाद कहीं पे भी एच नहीं आता। अगर लेटर जी के पास चला गया तो वो एच के पास नहीं जाएगा कभी भी। तो यानी कि इस केस में मेरे पास ये लेटर 6 पर्सन्स के पास नहीं जाएगा। ए ब्लू लेटर दैट फर्स्ट गिवन टू जी, एक ब्लू लेटर था जो कि हमने पहले जी को दिया, जी के बाद हमने जे को दिया, जे के बाद के बाद एल को, यहाँ पे भी अगेन एच नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी एच नहीं है क्योंकि ब्लू लेटर में कहीं पे भी एच तो है ही नहीं है। तो ब्लू वाला अगर कोई लेटर में सबसे पहले ब्लू लेटर किसी को भी दूं तो उस केस में लेटर कभी भी एच के हैंड्स में नहीं जाएगा, तो ब्लू वाला तो वैसे ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्लू वाला ये रॉन्ग आ गया। ए ब्लू लेटर दैट इज फर्स्ट गिवन टू आई, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ओनली एक ही आंसर है कि एक रेड लेटर जो फर्स्ट हम एच को दे रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज माय आंसर बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर the given questions. A word and number arrangement machines, when given an input line of words and numbers, rearrange them by following a particular rule in each step. The following is the illustration of input and rearrangement. All the numbers are 2-digit numbers. तो इनपुट क्या है मेरे पास? है इनपुट टॉल 48, 13 राइज, ALT 99, 76, 32 वाइज, जैक, हाई 28, 56 एंड बार। तो इसको अरेंज किया स्टेप 1 में, सबसे पहले 13 आ गया। अब 13 को मैं क्या कंसीडर करूंगा कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 13 आ गया, बाकी उसके बाद टॉल, 48, राइज और अल्फाबेटिकली जो ALT ऑल्ट था ये सबसे लास्ट में चला गया। ये दोनों वर्ड्स अरेंज हो गए। राइज, उसके बाद 99 आ गया, 76, 32 वाइज, जार, हाई 28, 56 एंड बार। यानी कि फर्स्ट स्टेप में 2 चीजें अरेंज हुई हैं, एक तो नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे पहले, और जो अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो सबसे लास्ट में जाके हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में अब 13 के बाद जो सबसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर था दैट इज 28। अब इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया, 13 सेकंड स्टेप पे चला गया, ऑल्ट जो था वो सेकंड लास्ट पे आ गया। अब बाकी रिमेनिंग वर्ड में से बार आता था वो हमने सबसे लास्ट में लिख लिया। रिमेनिंग एज इट इज, ये सारे एज इट इज आ गए। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में जो रिमेनिंग इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 32, वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, देन 28, 13, ये जो नंबर थे ये राइट साइड को मूव कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल, बान और हाई अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए। बाकी सारे जो नंबर और वर्ड्स थे वो एज इट इज आ गए। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? अब 48 सबसे पहले आ गया और यहाँ पे जार आ गया अकॉर्डिंग टू जी। एच के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेटिकली वर्ड होगा वो जे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, अब सबसे पहले 56 आ गया और लास्ट में जे के बाद जो नेक्स्ट वर्ड था वो राइज आ गया और ये सारे एज इट इज आ गए। फोर्थ स्टेप में, सिक्स स्टेप में क्या हुआ? अब 76 आ गया और लास्ट में टॉल चला गया
और ये दोनों एज इट इज आ गए। स्टेप 7 में क्या हुआ, 99 सबसे पहले आ गया और यहाँ पे y सबसे लास्ट में चला गया और सारी अरेंजमेंट कंप्लीट होगी। यानी कि जो मेरे पास नंबर है ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, 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 स्मॉलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। यहाँ पे अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से, देन एच, देन जे, देन आर, देन टी, देन डब्ल्यू। एंड स्टेप नंबर 7 ऑफ द अबव इनपुट as the desired arrangement is obtained. As per the rule followed in the above steps, find out each of the following questions that appropriate steps for the given input. अब मुझे यहाँ पे इनपुट दे रखा है, क्या इनपुट है? इनपुट है 84y set 1432 not best ink feet 51 27 vein 68 and 92। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास आगे क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट है हमारे पास 84y से 1432 नाउ बेस्ट इन फी 51 27 वेन 68 एंड 92। और इसको अरेंज करने के बाद इसने कहा कि विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट, कि ये कौन सा स्टेप नंबर है। यहाँ पे सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो था दैट इज 14, इसको मैंने पहले स्टेप में अरेंज कर दिया 14। और जो वर्ड था मेरे पास दैट इज सबसे अल्फाबेटिकली जो स्टेप होगा वो मेरे पास आ जाएगा, अल्फाबेटिकली जो नंबर होगा दैट इज बेस्ट, यस बेस्ट आ जाएगा, बेस्ट। ठीक है, ये सबसे नंबर 1 पे अरेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद मेरे पास आ जाएगा जो नंबर है वो 27, ये सेकंड स्टेप में मैंने अरेंज किया होगा 27। और वर्ड कौन सा अरेंज किया होगा हमने, यहाँ पे बी के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन एफ यहाँ पे पहले लिखा है तो ये कोई भी स्टेप हमारे पास नहीं हुआ। देयर इज नो सच स्टेप, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्योंकि सेकंड स्टेप में अगर हमने 27 लिखा होगा तो लास्ट बेस्ट के बाद मेरे पास फीट आना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो देयर इज नो सच स्टेप, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट दे रखा था 8, मुझको सेम इनपुट है, विच वर्ड oblique number would be at the 5th position from the right in the step number 5। तो मुझे स्टेप नंबर 5 लिखना है। तो स्टेप नंबर 5 कैसे लिखते हैं? स्टेप नंबर 1 में हमने 14 लिखा होगा। ठीक है, कहाँ से देखना है मुझको ये? विच वर्ड या नंबर वुड बी एट 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में 5th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड। तो जो मेरा स्टेप नंबर 1 होगा वहां पे यहाँ पे वर्ड आएगा, स्टेप नंबर 2 में यहाँ वर्ड आएगा, स्टेप नंबर 3 में वर्ड होगा, स्टेप नंबर 4 में वर्ड होगा और स्टेप नंबर 5 में भी यहाँ पे वर्ड होगा। तो इसने क्या कहा था, विच वर्ड या नंबर वुड बी एट द 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में यहां पर मेरे पास एक वर्ड होगा और वो कौन सा वर्ड होगा, जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता हो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले मेरे पास इस इनपुट में कौन सा वर्ड आता है बच्चे, दैट इज द बेस्ट। तो यहां पे मेरे पास जो वर्ड होगा दैट इज बेस्ट। तो यानी कि बेस्ट इज द आंसर गिवन इन द ऑप्शन डी बच्चे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में यहाँ वर्ड हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में भी यहाँ वर्ड आ जाएगा, 3 में वर्ड आ गया, 4th में, 5th में। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा वर्ड होगा जो सबसे पहले स्टेप में अरेंज हुआ होगा, दैट इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे पहले बेस्ट आया था वो अरेंज हुआ होगा। ठीक है, सारा इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इनपुट दे रखा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट इज वर्ड या नंबर आर देयर बिटवीन फीट एंड 32 और फीट के बीच में कितने हैं एज दे अपीयर इन द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में 32 और फीट के बीच में
हमारे पास कितने नंबर्स होंगे? फीट से स्मॉलर नंबर कौन कौन से हैं मेरे, सॉरी फीट कह रहा हूँ, 32 से स्मॉलर नंबर कौन कौन से हैं? तो 32 से स्मॉलर मेरे पास जो नंबर है, 32 से स्मॉलर जो नंबर है मेरे पास, एक तो 14 हो गया, ठीक है, एक 27 हो गया, बस यही दो नंबर्स हैं। तो यहाँ 27 आ गया और 14 आ गया। तो जब मैंने अरेंज किया होगा तो लास्ट स्टेप में 14, 27, 32 एंड सो ऑन बाकी नंबर्स अरेंज होंगे। और वर्ड्स में सबसे पहले जो वर्ड आएगा दैट इज बेस्ट, सबसे पहला वर्ड बेस्ट आएगा, और बेस्ट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो फीट आएगा। तो बेस्ट के बाद फीट आ गया। तो 32 और फीट के बीच में सिर्फ ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एंड 3 इज गिवन इन द ऑप्शन बी विच इज दैट इज योर आंसर। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent the position of y in the fourth step? तो फोर्थ स्टेप में y की पोजीशन क्या है? ठीक है, चलो। और सारे ये मुझे पोजीशन लेफ्ट 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 से दे रखी है या फिर एक राइट से दे रखी है। तो सबसे पहले y की पोजीशन फोर्थ स्टेप में क्या होगी? फर्स्ट स्टेप में हम बेस्ट को अरेंज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम बेस्ट को, और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस्ट के बाद आ जाएगा फीट, ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा। फीट के बाद इंक आ जाएगा, थर्ड स्टेप में इंक आ गया, और इंक के बाद बेस्ट हो गया, फीट हो गया, इंक, वेन रह गया, नॉट रह गया, सिट रह गया भाई। अब नॉट अरेंज आ जाएगा स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। और स्टार्टिंग से मेरे पास एक 42 अरेंज हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में 27, थर्ड स्टेप में 32 अरेंज हो जाएगा, एंड फोर्थ स्टेप में मेरे पास 51 अरेंज हो जाएगा, ठीक है। 51 कितने नंबर्स थे ये मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 51 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फोर्थ स्टेप में ये नंबर्स अरेंज हो गए, मैं इनको सर्कल कर लेता हूँ। जो अरेंज हो गया, एक 14 अरेंज हो गया, 32 अरेंज हो गया, नॉट अरेंज हो गया, बेस्ट अरेंज हो गया, इंक अरेंज हो गया, फीट अरेंज हो गया, 51 अरेंज हो गया, 27 अरेंज हो गए। तो 1 2 3 4 4 नंबर्स अरेंज हो गए, और 4 वर्ड्स कौन कौन से अरेंज हो गए बच्चे? बेस्ट, फीट, इंक एंड नॉट। रिमेनिंग एज इट इज आ जाएंगे। रिमेनिंग एज इट इज में मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? 84, देन y के बाद सिट, y के बाद सिट, और सिट के बाद हमारे पास आ जाएगा वेन, देन 68, देन 92। ये तो मेरे पास y की पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट। और राइट साइड से कितनी होगी मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ फ्रॉम द राइट साइड, नाइन्थ फ्रॉम राइट। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या था? फिफ्थ फ्रॉम द राइट, नो, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यस, सी ऑप्शन इज द आंसर। ऑप्शन सी बच्चे मेरा आंसर है। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A leading socialite decides to organize a dinner and invited a few of her friends. Only the host and the hostess were sitting at the opposite end of the rectangular table with 3 persons along each side. The चलो ठीक है। तो हमारे पास एक रिक्टेंगुलर टेबल है। सबसे पहले रिक्टेंगुलर टेबल बना लेते हैं। इस रिक्टेंगुलर टेबल में एक हमारे पास यहाँ पे होस्ट हो गया, यहाँ पे होस्टेस हो जाएंगी, अपोजिट उसमें है। होस्टेस को मैं एच एस ही अंदर लिख लेते हैं, एच एस, होस्टेस
को हम एच एस से डिनोट कर लेते हैं, होस्ट को हम एच से डिनोट कर लेते हैं। एंड 3 पर्सन्स ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल, 1 2 3, और एक यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3। तो टोटल जो थे वो हमारे पास 8 पर्सन्स थे एक डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, डिनर टेबल पे। उसके बाद द प्री रिक्विजिट फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट was that each person must be seated such that at least on one side it has a person of opposite sex। यानी कि कोई भी एक पर्सन है, जैसे इसी पर्सन को मान के चलता हूं, तो इसकी जो लेफ्ट और राइट दो साइड्स हैं, इनमें कम से कम एटलीस्ट वन पर्सन अपोजिट सेक्स का होना चाहिए। अगर ये मेल है तो इन दोनों में से एक फीमेल होनी चाहिए, और अगर ये फीमेल है तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक मेल होना जरूरी है, ठीक है। For sitting arrangement was that each person must be seated such that at least on one side it has a person of opposite sex, ठीक है। उसके बाद मकबूल इज अपोजिट टू शोभा हु इज नॉट द हॉस्टेस, यानी कि शोभा इज नॉट द हॉस्टेस, तो मकबूल और शोभा एंड शोभा, ये जो दोनों पर्सन्स थे अपोजिट प्लेसेस पे बैठे, यानी यहाँ पे या फिर इन दोनों पोजीशन पे या फिर इन दोनों पोजीशंस पे। डन, नेक्स्ट देखते हैं। रतन हैज वुमेन ऑन हिज राइट एंड इज सिटिंग अपोजिट टू अ वुमेन, ठीक है। तो रतन जो था उसकी राइट साइड पे एक वुमेन थी और उसके अपोजिट भी एक वुमेन है। रतन हैज अ वुमेन ऑन हिज राइट एंड इज सिटिंग अपोजिट टू ए वुमेन। चलो ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें रतन की अभी तक पोजीशन नहीं पता। रतन की अपोजिट भी एक वुमेन है और उसकी राइट साइड पे भी एक वुमेन है। मोनिशा इज सिटिंग टू द हॉस्टेस राइट, तो मोनिशा अगर ये हॉस्टेस है तो इसकी राइट साइड पे ये, दिस इज द पोजीशन ऑफ मोनिशा। मोनिशा is sitting to the hostess right next to धीरू भाई, तो यानी कि next to धीरू भाई, दिस इज द पोजीशन ऑफ धीरू भाई, ठीक है, ये धीरू भाई है। वन पर्सन इज सीटेड बिटवीन माधुरी एंड उर्मिला, दो लेडीज है माधुरी एंड उर्मिला, उनके बीच में एक पर्सन है हु इज नॉट द हॉस्टेस, और वो हॉस्टेस नहीं हो सकती। कौन? हु इज, यानी कि उर्मिला इज नॉट द हॉस्टेस। चलो तो यहाँ पे अब हमारे पास जो मकबूल और शोभा की बात आ रही है, तो ये तो अपोजिट मकबूल और शोभा नहीं हो सकते, ये भी मकबूल और शोभा नहीं हो सकते, तो मकबूल और शोभा की ये दो पोजीशंस हैं, इनको अभी मैं एम, मकबूल यहाँ पे, शोभा यहाँ पे, या फिर शोभा यहाँ पे तो मकबूल यहाँ पे, ये दो पोजीशंस मकबूल और शोभा के आगे। अब हमें दे रखा था यहाँ पे कि जो ये माधुरी और उर्मिला है इनके बीच में वन पर्सन है, यानी कि यहाँ पे और ये दो पोजीशंस जो हैं इन दोनों के बीच में एक पर्सन ये हो गया, तो इन दोनों में से एक हमारे पास उर्मिला है, एक माधुरी है। वन पर्सन इज सीटेड बिटवीन माधुरी एंड उर्मिला हु इज नॉट द हॉस्टेस, और वो हॉस्टेस नहीं है, तो उर्मिला इज नॉट द हॉस्टेस, तो इट मीन अगर ये उर्मिला है तो ये माधुरी है हॉस्टेस। और हमें यहां पे दे रखा था कि जो रतन है, रतन की यहां पे हमें दे रखा था हु इज नॉट द हॉस्टेस, रतन हैज वुमेन ऑन हिज राइट एंड इज सिटिंग अपोजिट टू ए वुमेन, तो रतन को हम होस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। हु इज नॉट द हॉस्टेस, द मेन वर मकबूल, रतन, धीरू भाई एंड जैकी while the women were माधुरी,
उर्मिला, शोभा एंड मोनिशा। तो जो दो पर्सन्स रह गए वो मेरे पास जैकी रह गया। तो इन दोनों में से एक जैकी है और एक रतन है। एक बार फिर देख लेते हैं। क्या कहा था यहाँ पे मुझे कि द perquisite फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट वाज दैट द ईच पर्सन मस्ट बी सीटेड सच दैट at least one on one side it has a person of opposite sex. Makbul is opposite to Shobha, who is not the hostess. Ratan has woman on its right side. चलो ठीक है। रतन हैज ए वुमन ऑन इट्स राइट साइड एंड अपोजिट ऑफ ए वुमन, तो यही रतन होना चाहिए हमारे पास। ये रतन है, इसके राइट साइड पे माधुरी है और इसके अपोजिट साइड पे एक वुमन है। ठीक है, और ये हमारे पास होस्ट फिर जैकी आ गया। यही एक पर्सन रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, जैकी, दिस वन, जैकी इज द होस्ट। ये हमारा क्वेश्चन जो है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास रतन है उसकी दोनों साइड अपोजिट सेक्स के पर्सन है। माधुरी की एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल है। मोनिशा की एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल है। और धीरू के एक साइड मोनिशा है, दूसरी साइड मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। और अगर हम उर्मिला को कंसिडर करते हैं तो उर्मिला की भी यहाँ पे राइट साइड पे रतन है और लेफ्ट साइड पे शोभा और मकबूल में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मकबूल को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं तो उसकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड मेल आ जाएंगे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ शोभा, ये शोभा हो जाएगा। और ये पोजीशन ऑफ मकबूल आ जाएगी, ये मकबूल आ जाएगा। दिस, तो इसकी राइट साइड पे उर्मिला, लेफ्ट साइड पे जैकी। तो हर पर्सन की जो साइड पे है वो अपोजिट सेक्स का एटलीस्ट वन पर्सन है ही है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, द 8 persons प्रेजेंट, जैकी मस्ट बी द होस्ट। बिल्कुल ठीक है। सीटेड टू शोभाज राइट, शोभा की राइट साइड पे है। ठीक है, और थर्ड क्या था, सीटेड अपोजिट टू उर्मिला। नो, उर्मिला तो होस्ट थी नहीं, उर्मिला इज नॉट द होस्ट। ठीक है, तो जैकी जो है वो शोभा की राइट साइड पे है। ये शोभा है, ये शोभा की राइट साइड, बिल्कुल ठीक है। और अपोजिट टू उर्मिला, नो, ये गलत है। और जैकी होस्ट था, यस। तो जैकी द होस्ट, ये करेक्ट है। सीटेड टू द शोभाज राइट, शोभा की राइट साइड पे, ये करेक्ट है। सीटेड अपोजिट टू उर्मिला, नो, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन सी, दैट इज आंसर बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following person is definitely not seated next to a person of the same sex? तो सेम सेक्स मीन कि कोई भी एक पर्सन है, चाहे वो मेल है, इसकी जो नेक्स्ट हैं वो दोनों अपोजिट सेक्स के हैं। ठीक है, सेम सेक्स के नहीं है। जो वो मेल है तो ये दोनों फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो उसकी लेफ्ट और राइट पे दोनों मेल है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने बात की है इन्होंने मकबूल की। तो मकबूल दिस इज द पोजीशन ऑफ मकबूल। इसकी एक साइड फीमेल है, दूसरी साइड मेल है, तो मकबूल इज नॉट द आंसर। माधुरी की बात करते हैं। माधुरी, ये माधुरी है, इसकी एक साइड मनीषा है, एक साइड रतन है, अपोजिट सेक्स के हैं, तो माधुरी इज नॉट द आंसर। जैकी की बात करते हैं। जैकी की एक साइड शोभा है, एक साइड मकबूल है, जैकी इज नॉट द आंसर। शोभा की बात करते हैं, तो शोभा यहाँ पे इसकी एक साइड धीरू भाई, एक साइड जैकी, यानी कि इसकी दोनों साइड पे जो पर्सन हैं वो सेम सेक्स के हैं। ठीक है, तो योर आंसर इज शोभा, गिवन इन द ऑप्शन डी बच्चे, दैट इज द आंसर। सेम सेक्स के नहीं है, जो शोभा का सेक्स था। ठीक है, फीमेल्स नहीं थी, बोथ आर मेल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ रतन वुड हैव एक्सचेंज्ड सीट
with a person 4 places to his left, which of the following would have been true after the exchange? तो मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये जैकी था, ये शोभा है, ये धीरू भाई, ये मोनिशा, ये माधुरी को एम ए लिख लेते हैं, मोनिशा को एम ओ लिख लेते हैं, और ये हमारे पास था रतन, ये उर्मिला, और ये था हमारे पास क्या नाम था इसका, मकबूल। ये मकबूल है, ठीक है। चलो, तो अब ये रतन है, इसकी लेफ्ट साइड पे थर्ड पर्सन, 1 2 थर्ड और फोर्थ। If the Ratan would have exchanged seat with a person 4 places to his left, 1 2 3 4, तो रतन जो है वो शोभा के साथ अपनी प्लेस एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो which of the following would have been true about the after the exchange? No one was seated between 2 persons of opposite sex. Example, no man was seated between 2 women. बोलो ठीक है। अगर यहाँ पे रतन आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो है ये धीरू भाई, ये रतन, ये जैकी, ये मकबूल, ऑल आर ऑफ द सेम सेक्स। ये मोनिशा, माधुरी, यहाँ शोभा और उर्मिला, ऑल आर ऑफ द सेम सेक्स। इट मीन्स सभी मेल एक साथ होंगे, सभी फीमेल एक साथ होगी। अब ऐसा करने पे नो पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन 2 पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो दो अपोजिट सेक्स के बीच में नहीं है। जैसे कि नो मैन वॉज सीटेड बिटवीन 2 वुमेन, देखो कोई मैन 2 वुमेन के बीच में है, धीरू भाई नो, ठीक है। या फिर रतन के चारों तरफ तो मेल, दोनों तरफ मेल है, जैकी की दोनों तरफ मेल है, और मकबूल की एक साइड फीमेल है एक साइड मेल है, मकबूल की दोनों साइड मेल फीमेल्स नहीं है। सेम एज इट इज, किसी भी फीमेल की लेफ्ट और राइट दोनों साइड मेल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, विच हैव बीन ट्रू अबाउट द एक्सचेंज। नो वन वॉज सीटेड बिटवीन 2 पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स, ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी लेफ्ट और राइट पे उसके सेक्स से अपोजिट पर्सन होगा, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। वन साइड ऑफ द टेबल कंसिस्ट इंटायरली ऑफ द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, नो। इस टेबल की अपर साइड पे सेम सेक्स के, ये बॉटम पे सेम सेक्स के, नो। ये दोनों फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों मेल है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। Either the host or the hostess exchange their seat, no, host और hostess exchange नहीं कर रहे हैं अपनी सीट्स, क्योंकि रतन और शोभा जो थे वो क्या नहीं थे, होस्ट और हॉस्टेस नहीं थे। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू गिवन इन द ऑप्शन ए बच्चे, दैट इज योर आंसर। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ ईच पर्सन placed directly opposite of her spouse, हर पर्सन जो था वो अपोजिट टू स्पाउस बैठा हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट बी मैरिड, तो कौन सा पेयर मस्ट बी मैरिड होगा। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे जैकी, ये शोभा, ये मकबूल, ये धीरू भाई, ये उर्मिला, ये रतन, ये मोनिशा और ये माधुरी, ठीक है। तो सबसे पहले रतन एंड मोनिशा, यस ये मैरिड हो सकते हैं, रतन एंड मोनिशा कपल। माधुरी एंड धीरूभाई, माधुरी ये है, धीरूभाई ये, नो। धीरूभाई के साथ तो उर्मिला इज, बी ऑप्शन इज नॉट द आंसर। उर्मिला एंड जैकी, ये उर्मिला ये जैकी, नो, ये भी हमारे पास कपल नहीं है, नॉट मैरिड। रतन एंड माधुरी, रतन के अपोजिट तो मोनिशा है, माधुरी नहीं है, नॉट द आंसर। रतन एंड मोनिशा, ऑप्शन ए इज द आंसर बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, रेफर टू द डायग्राम बिलो and answer the question that follow. 2% breakup of the total income of 4 salesmen, हमें 4 सेल्समैन की इनकम के बारे में बताया हुआ है। जैसे ये O है, वो यहाँ पे लाई करता है,
एम ये पॉइंट दे रखा है, थर्ड सेल्समैन एन वो ये दे रखा है, फोर्थ ये पी यहाँ पे दे रखा है। इस साइड इनकी सैलरी रिप्रेजेंट हो रही है बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग और यहाँ पे इंसेंटिव्स। क्लियर? जैसे कि मुझे एम का चेक करना है, ये एम है, एम की सैलरी बच्चे ये है 50%, यानी कि एम की जितनी भी इनकम है उसका 50% उसको सैलरी से आ रहा है। उसके बाद एम की जो इंसेंटिव्स हैं ये इंसेंटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम के जो इंसेंटिव्स हैं वो 25% है, ठीक है। उसके बाद ये इधर को दिस वन ये हमारे पास जो है 25% जो है वो एम की इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, टोटल 25 प्लस 25 प्लस 50 टोटल 100% इनकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द टोटल इनकम ऑफ ओ इज रुपीज 6000, हमें ओ की टोटल इनकम दे रखी है रुपीज 6000 एंड ऑफ एन, और एन की हमें टोटल इनकम दे रखी है रुपीज 7000। क्लियर बच्चे? इसके बाद फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज, इनकी सैलरीज का डिफरेंस निकालना है। तो ओ की सैलरी 62.5% है उसकी इनकम का, तो इस वैल्यू का 62.5% कर लेंगे। और 62.5% की फ्रैक्शन क्या होती है ये हमने आपको बताई है। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी बच्चे 5/8, ये 5/8 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैंने 5/8 लिख लिया। 6000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30,000, एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 8 3 का 24, 60 8 7 का 56, 40 8 5 का 0। तो 3750 रुपीज जो थी वो उसकी सैलरी थी। एन की सैलरी की बात करते हैं, ये एन है, एन की सैलरी ये है बच्चे 25%। तो 25% इज 1/4, तो 25% की जगह हम 1/4 लिख लेते हैं। तो 7000 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 का 4, 4 30 4 7 का 24 5 का 0। तो 3750 में से 1750 माइनस करते हैं, जो डिफरेंस है दैट इज रुपीज 2000, दैट इज योर आंसर, एंड 2000 इज गिवन इन द ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर आ गया। डन बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द टोटल इनकम ऑफ पी इज रुपीज 8000, हमें पी की टोटल इनकम दे रखी है 8000 रुपीज। फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न फ्रॉम हिज सेविंग। तो इसकी सेविंग, ये पी है, सेविंग से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, दिस साइड ये 25%। तो 8000 का 25% यानी कि 1/4 इज इक्वल टू रुपीज 2000। तो इसका इंटरेस्ट आ गया बच्चे सेविंग का 2000, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द इंसेंटिव ऑफ एन, इंसेंटिव एन के रुपीज 2000 थे, रुपीज 2000 इंसेंटिव्स, ठीक है। फाइंड हिज मंथली सेविंग। तो अगर मैं कहता हूं कि इसकी टोटल इनकम x रुपीज है, टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीज x, तो x का कितना परसेंट इंसेंटिव होगा n का, ये n है, ये n का 25% इंसेंटिव था। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 2000, एंड x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 25%, ये आ गया 25 4 का 4 2 का 8000। तो n की टोटल इनकम बच्चे 8000 रुपीज आ गई। अब 8000 का कितना परसेंट जो था वो उसकी सैलरी थी, n की सैलरी ये है बच्चे, n सैलरी दिस वन। तो n की सैलरी कितनी होगी, 25% ऑफ 8000, ये हमारे पास n की
सैलरी आ, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2000 इसकी सैलरी आ जाएगी। तो 2000 रुपीज दैट इज गिवन इन द ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंसेंटिव ऑफ एम इज रुपीज 3000, हिज सैलरी ऑफ इज ऑफ डैश ऑफ हिज टोटल इनकम, उसकी सैलरी कितना होगी टोटल इनकम का। तो एम की बात हो रही है, एम एम हमें ये गिवन है और एम की जो सैलरी है दैट इज 50% ऑफ व्हाट टोटल इनकम। तो 50% ऑफ टोटल इनकम, अगर उसकी टोटल इनकम 100 है तो उसकी सैलरी 50 है, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो उसकी जो इनकम थी, सैलरी थी एम की 1/2, हाफ ऑफ द टोटल इनकम। 50% of the total income, that is half of the total income given in option B। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 3 violinists, 4 dancer, 4 vocalist and 1 actress। चलो ठीक है। कौन कौन थे एक ग्रुप में? वायलिनिस्ट, VIOLINIST, वायलिनिस्ट कितने थे? 3, मैंने यहाँ 3 लिख लिया। उसके बाद क्या था हमारे पास? 4 डांसर्स, डांसर DANCERS, 4 डांसर्स, ठीक है। उसके बाद 4 वोकलिस्ट, वोकल VOCALIST, वोकलिस्ट कितने थे? 4 वोकलिस्ट, 4 डांसर और 3 वायलिनिस्ट एंड 1 एक्ट्रेस, और 1 एक्ट्रेस थी एक ग्रुप में, ठीक है। चलो, सबसे पहले मुझे दे रखा था गौरी एंड वर्तिका आर एमंग वायलिनिस्ट। गौरी जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्तिका को वी से कर रहे हैं। गौरी एंड वर्तिका आर एमंग वायलिनिस्ट, तो वायलिनिस्ट के आगे मैंने टिक लगा लिया, ठीक है बच्चे। उसके बाद वाइल ज्योति एंड शिल्पा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन, ठीक है। तो कौन कौन? एक ज्योति और एक शिल्पा। ज्योति एंड शिल्पा डू नॉट नो वायलिन, ये दोनों कट हो गए, ठीक है। वायलिन, शिल्पा एंड तान्या, शिल्पा तो है, एक तान्या और आ गई, तान्या। शिल्पा एंड तान्या आर शिल्पा एंड तान्या आर अमंग डांसर। तो शिल्पा और तान्या डांसर है, ठीक है। उसके बाद ज्योति, वर्तिका, शिल्पा एंड तान्या, ज्योति, वर्तिका, शिल्पा एंड तान्या, यानी कि लास्ट 4 और ऑल वोकलिस्ट। तो ये 1 2 3 4 एक्सेप्ट गौरी, ठीक है। एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट, 2 ऑफ देम, इन चारों में से 2 वायलिनिस्ट थी, तो ये वायलिनिस्ट है, ये दोनों नहीं है, तो ये भी वायलिनिस्ट है, ये टिक लग गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो थे वो 3 वायलिनिस्ट आ गए, 4 वोकलिस्ट हो गए, तो ये वोकलिस्ट नहीं थे, ठीक है। चलो, उसके बाद इफ परम इज एन एक्ट्रेस, एक और पर्सन आ गया परम, और परम जो थी वो एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस हमें एक ही चाहिए, तो बाकी सारे क्रॉसेस लग गए, ठीक है। वोकलिस्ट हमें 4 चाहिए, वोकलिस्ट 4 आ गए, यानी कि परम इज नॉट वोकलिस्ट। और यहाँ पे भी वायलिनिस्ट 3 आ गए, और कोई वायलिनिस्ट नहीं हो सकता, तो ये भी वायलिनिस्ट नहीं है, ठीक है। और डांसर के बारे में और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। Who among the following is both a dancer and violinist? जो डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है, that is this person, this is Tanya. Tanya is given in the option C, that is your answer. Option C. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कदम्बारी, कदम्बरी, कदम्बरी is older than कल्याणी।
Kadambari is older than कल्याणी, यहाँ कल्याणी बाय 5 years, यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस 5 year है। ये 5 year बड़ी है, ये 5 year छोटी है, ठीक है। एंड एंड कुमुद इज यंगर देन हर, यंगर देन हर यानी कि कदम्बारी इज ओल्डर देन कल्याणी एंड कुदुम इज यंगर देन हर, यानी कि कुदुम जो है वो कदम्बरी से यंगर है। तो ठीक है, उसको भी मैं इधर लिख देता हूं, कुमुद कदम्बरी, चलो ठीक है, बाय हर, बाय हर बाय द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। तो सेम नंबर ऑफ ईयर्स मीन कि अगर ये भी 5 years वो है इससे बड़ी, तो ये भी 5 year इससे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद कमायनी इज यंगर देन कल्याणी, ठीक है। कल्याणी से छोटी है कौन? कम्यानी, ये कम्यानी आ गई, ठीक है। इज यंगर देन कल्याणी बाय 5 years, यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस भी 5 years का है। उसके बाद इफ कदम्बरी वॉज बोर्न इन 1915, अगर इसका बर्थ 1915 में हुआ था, तो इसका बर्थ 1920 में हुआ होगा, 1920, और इसका बर्थ 1925 में हुआ होगा, 1925, और इसका बर्थ भी 1920 में हुआ होगा, 1920। In which year the youngest sister was born? Youngest sister was born in 1925. That is given in the option B, बच्चे. That is your answer. Clear? Easy था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If minus mean multiply, multiply mean plus, plus mean divide, divide means minus, then what will be the value of 40 multiply 12 plus 3 minus 6 divided by 60? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। सिंबल्स चेंज कर दो, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, एंड मल्टीप्लाई मीन प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, एंड प्लस मीन डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड आ गया, एंड डिवाइड मीन माइनस, और डिवाइड की जगह माइनस आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज डी मास। डी मास मीन पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड सॉल्व करते हैं, 12 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो 4 को बच्चे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 60, और स्टार्टिंग में 40 प्लस है। अब मुझे एडिशन सॉल्व करना है तो 40 प्लस 24 इज 64, और 64 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूं तो द आंसर इज 4। इट मीन इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर 4 आ जाएगा, गिवन इन द ऑप्शन 4 बी। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन प्लस, देन 48 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या था? डिवाइड, प्लस की जगह मैंने डिवाइड लिख लिया, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड, एंड डिवाइड मीन माइनस, डिवाइड की जगह माइनस लिख लिया, -4, माइनस मीन मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लिख लिया, मल्टीप्लाई 2, एंड मल्टीप्लाई मीन प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख लिया, 8 इज इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 48 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 3 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 आ गया, बीच में माइनस था, +8, तो +8 -8 0 हो गया, इज इक्वल टू 3 आ गया। इट मीन इक्वेशन को सॉल्व करके 3 आ गया, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। It is known that 5 does not divide p minus 1, p and p plus 1, यानी कि p minus 1, p
एंड p प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। वेयर p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, p एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? p की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 एंड सो ऑन। अगर p की वैल्यू में 4 लेता हूं तो 4 प्लस 1 5 हो गया, दैट इज डिविजिबल बाय 5, बट वो मुझे गिवन है कंडीशन की डिविजिबल बाय 5 नहीं है, इट मीन p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, p की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। p की वैल्यू 6 लेते हैं तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 माइनस 1 5 हो गया, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, तो p की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती। अगर मैं p की वैल्यू 7 लेता हूं, ये 7 माइनस 1 6 हो गया, ये 7 प्लस 1 8 हो गया, यानी कि मेरे पास ये 3 नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे पास p की वैल्यू 8 है तो ये नंबर मेरे पास 7 हो जाएगा, ये नंबर मेरे पास 9 हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है। p माइनस 1 p प्लस 1 ये 3 नंबर हो सकते हैं, ये 3 नंबर भी हो सकते हैं, या फिर या तो ये या फिर ये। तो अगर मैं p की वैल्यू 9 लेता हूं तो 9 प्लस 1 10, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, p की वैल्यू 11 लेता हूं तो ये 10 हो जाएगा, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो p की वैल्यू अगर मैं 12 लेता हूं तो ये 13 हो गया, ये 11 हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। p की वैल्यू अगर मैं 13 लेता हूं तो ये 14 हो जाएगा और ये मेरे पास 12 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो p की मेरे पास ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? पहली ऑप्शन p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड 6, अगर मेरे पास ये 3 नंबर्स हैं और p की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 का स्क्वायर 41 माइनस 1 इज 48, दैट इज डिविजिबल बाय 6, इट मीन ये तो ट्रू है इस कंडीशन के लिए। सेकंड देखता हूं, p स्क्वायर माइनस 4, p की वैल्यू 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इज 45, दैट इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू हो सकती है। p स्क्वायर प्लस 1 ये भी 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, p का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, दैट इज डिविजिबल बाय 5, यस ये भी करेक्ट है, पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगी। लेकिन p स्क्वायर प्लस 2, अगर p की वैल्यू 7 लेता हूं, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इज 51, नॉट डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर p की वैल्यू 8 लेता हूं, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 2 66 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर मैं 12 लेता हूं, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 146 नॉट डिविजिबल। 13 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 171 नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इट मीन फोर्थ ऑप्शन जो है 5 कैन डिवाइड p स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मेघा स्टार्ट एट पॉइंट ए एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। मेघा बच्चे पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, दिस इज पॉइंट ए, और यहां से वो 10 मीटर स्ट्रेट जाती है, ये 10 मीटर, एंड दिस इज पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी आ गया, ठीक है। इसके बाद देन शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 10 मीटर टू पॉइंट सी। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है दैट इज द लेफ्ट टर्न, वो हमारा लेफ्ट टर्न होता है। तो यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है 90 डिग्री, तो मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, लेफ्ट टर्न ये वाला आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस जो था ये 10 मीटर था, ठीक है, टू पॉइंट सी। नेक्स्ट शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक 12 मीटर। तो क्लॉकवाइज टर्न जो होता है वो राइट टर्न होता है, तो यहां से हम राइट साइड को टर्न कर जाएंगे ये, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एंड दिस इज पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट डी आ जाएगा, ठीक है। वॉक 12 मीटर टू पॉइंट डी। फ्रॉम पॉइंट डी शी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 12√2 मीटर टू पॉइंट ई। ये थोड़ी सी क्लैरिकल एरर था बच्चे क्वेश्चन में, यहाँ पे 12√2 आएगा, 12√2 मीटर टू पॉइंट ई। अब मुझे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है तो मैं लेफ्ट टर्न लूंगा,
मेरा फेस जो था वो फ्रंट साइड पे था, तो यहाँ से अगर मुझे 135 डिग्री टर्न करना है तो ये 135 डिग्री होना चाहिए। ये 135 डिग्री का एंगल है और ये जो डिस्टेंस है ये 12√2 डिस्टेंस है, 12√2। ठीक है बच्चे, अब 12√2 के बाद मुझे क्या करना था, शी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 12√2 मीटर टू पॉइंट ई। दिस इज पॉइंट ई, ये मेरा पॉइंट ई आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ई के बाद फाइनली शी वॉक वन लास्ट टर्न और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे टर्न करना था, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 135, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे बच्चे। ठीक है, एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 10 मीटर टू पॉइंट एफ। ये भी क्लरिकल एरर था, ये 10 मीटर, तो यहाँ से ई पॉइंट से 10 मीटर हमें मूव करना है और पॉइंट एफ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। अब पॉइंट ए और एफ में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। उसको निकालने के लिए थोड़ी सी इसको मुझे एक्यूरेसी पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो ड्रॉ कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर ये एंगल 135 है तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 है तो ये भी 45 हो गया। और एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाली साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये साइड x है तो ये साइड भी x हो जाएगी, अपोजिट साइड से दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं और वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करता हूं, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 12√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 इंटू 12√2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ x इज 12, तो x की वैल्यू 12 होनी चाहिए। और x की वैल्यू 12 पॉसिबल कब है कि ये जो डिस्टेंस है ये 12 तभी होगा अगर ये जो परपेंडिकुलर होगा वो c के ऊपर ड्रॉ होगा। इट मीन कि ये जो थोड़ी ड्राइंग ड्रॉ होगी, इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूं तो ये ड्राइंग कुछ ऐसे सी ड्रॉ होनी चाहिए थी। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करता हूं। तो ये मेरे पास सी डी डिस्टेंस आ गया। अब जो ई पॉइंट होगा बच्चे, वो ई पॉइंट यहाँ पे होगा, ई पॉइंट, ये ई पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है ये 12√2 आ जाएगा। दिस इज पॉइंट ई, ये पॉइंट ई आ जाएगा जो कि बिल्कुल सामने सी पॉइंट के यहाँ पे पैरेलल होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये 135 डिग्री हो गया। और यहाँ से जब वो 45 डिग्री टर्न करेगा तो ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 12 हो गया, ये डिस्टेंस भी मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास 12 हो गया सी डी, और ये सी ई डिस्टेंस भी 12 हो गया, और ये ई एफ डिस्टेंस हमें 10 गिवन था। तो ये जो पॉइंट एफ होगा ये बिल्कुल ए के सामने होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ मेरे पास ए और एफ के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 है बच्चे, ये 12 है, तो 10 प्लस 12 22, ये पूरा का पूरा ए एफ डिस्टेंस 22 मीटर आ जाएगा। डन बच्चे, तो 22 मीटर इज गिवन इन द ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे हमारा आंसर था। डन, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Rakesh started practicing maths from 3rd June. He could solve only 3 problems on the first day. पहले दिन वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मैथ्स की, 3 प्रॉब्लम्स. However, he increased his speed such that
he solved 6 problem on second day, 9 on third day, and so on. If he continued this trend throughout the June, how many problem did he solve on 25th June of the same year? ठीक है, तो थर्ड जून को इसने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है? 3 प्रॉब्लम्स ऑन द फर्स्ट डे, 3 प्रॉब्लम्स। 4th जून को 6 प्रॉब्लम्स, 5th जून को 9 प्रॉब्लम्स, एंड सो ऑन। हमें क्या बताना है कि उसने 25th जून को कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व की होंगे? 25th। ठीक है, तो 3 to 25th टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 3 इंक्लूडिंग करके अप टू 25 मेरे पास ये 23 डेज है। 25 में से मैं 1 और 2 पहले 2 दिन माइनस कर लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ डेज 23 आ जाएंगे। ठीक है, और इन सभी नंबर में से सिंपल है, इन सभी नंबर में से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं, तो फर्स्ट डे 1, सेकेंड डे 2, थर्ड डे 3, फोर्थ डे 4, फिफ्थ डे 5 एंड 23rd डे 23, ये आ जाएगा मेरे पास। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 into 1 3, फर्स्ट डे 3 प्रॉब्लम, सेकेंड डे 3 into 2 6, थर्ड डे 3 into 3 9, फोर्थ डे 3 into 4 12, और 23rd डे कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी? 23 into 3, दैट इज इक्वल टू 69 प्रॉब्लम्स ऑन 23rd डे, दैट इज 25th जून। तो 25th जून को वो कितनी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा? दैट इज 69 number of questions, and that is given in the option none of these. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास साइलोजिज्म। स्टेटमेंट दे रखी है मुझको, ऑल निप्स आर टिप्स, नो कॉइन इज ए टिप and some balls are nips. Conclusions है, some balls are coins, some balls are tips, some coins are not balls, and some balls are not coins. ठीक है, और मुझको बताना है only 2 and 4 follow, only 2 and 3 follow, only 2 and 4 follow, and यहाँ पे मुझे दे रखा था either 1 or 4 follow, either 1 or 4 and 3 follow। ठीक है, तो सबसे पहले ना तो मुझे स्टेटमेंट में सम नॉट दे रखा है, लेकिन कंक्लूजन में मेरे पास एक ये कंक्लूजन, सम कॉइन्स आर नॉट बॉल्स एंड सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स, ये मुझे नॉट के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको मैं जो है वो डायग्राम से नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन मेरे पास था बॉल्स एंड कॉइन्स, क्या ये फॉलो कर रहा है? बॉल्स एंड टिप्स क्या ये फॉलो कर रहा है? तो इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को मैं डायग्राम से सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये सम नॉट है, दिस इज ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो अगर मैं डायग्राम करता हूं तो सबसे पहले आ जाएगा ऑल निप्स आर टिप्स, ये निप्स हैं, ये टिप्स हैं, ऑल निप्स आर टिप्स। सेकंड था नो कॉइन इज टिप, तो कॉइन जो है वो सर्कल से बाहर आ जाएगा, ये कॉइन का सर्कल हो गया। और थर्ड थी मेरे पास सम बॉल्स आर निप्स। अब बॉल्स फोर्थ वर्ड आ गया और निप्स मेरे पास ये है, तो सम बॉल्स आर निप्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये बॉल का सर्कल है। एक और बन सकता है कि ये मेरे पास निप आ गया, ये मेरे पास टिप आ गया, ये मेरे पास कॉइन आ गया, और ये मेरे पास बॉल्स आ गए। यानी कि बॉल का सम पार्ट कॉइन के साथ कॉमन हो सकता है। कंक्लूजन 1 क्या कहता है? सम बॉल्स आर कॉइन, सम बॉल्स आर कॉइन, नो सम बॉल्स आर कॉइन, यस। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज में फॉलो नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट फॉलो, ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगी। सम बॉल्स आर टिप्स, तो सम बॉल्स आर टिप्स, यस डेफिनेट, सम बॉल्स आर टिप डेफिनेट, तो कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूं ओनली 2, यहाँ पे भी 2 है, बट ऑप्शन सी में 2 नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर। और ऑप्शन 4 में आइदर 1 और 4 एंड 3, कहते 3 तो फॉलो करेगा ही करेगा, 1 और 4 में से कोई एक फॉलो करेगा। नो,
2 फॉलो कर रहा है बच्चे, दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर. नाउ योर आंसर इज आइदर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन. तो ए ऑप्शन में कहता 2 and 3 फॉलो, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, और बी ऑप्शन कहती है कि 2 and 4 फॉलो, यानी 4 फॉलो करना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगी ही करेगी. ठीक है, चलो चेक करते हैं. यहाँ पे मेरे पास कॉइन्स एंड बॉल्स है, यहाँ पे भी कॉइन्स एंड बॉल्स है, तो मुझे कॉइन्स एंड बॉल्स की बात करनी है. तो कॉइन्स यहाँ पे है और बॉल्स यहाँ पे है. ठीक है, और लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे पास. तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सम बॉल्स आर निप्स, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये और ये दो स्टेटमेंट्स. ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं सम बॉल्स आर निप्स, और यहां पे ऑल निप आर टिप्स, ऑल निप आर टिप्स, ये आ गया. तो ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये प्रॉपरली अलाइंड है. क्यों अलाइंड है? क्योंकि जो कॉमन वर्ड है वो पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और सेकंड स्टेटमेंट का क्या है, सब्जेक्ट है. फर्स्ट इज आई टाइप, सेकंड इज ए टाइप. तो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर आई प्लस ए? आई प्लस ए का कंक्लूजन आई होता है बच्चे, आई होता है. और आई कंक्लूजन क्या होगा? सम बी आर टी, सम बॉल्स आर टिप्स. तो देखो बच्चे, सम बॉल्स आर टिप्स, सम बॉल्स आर टिप, ये दोनों पॉसिबिलिटीज में फॉलो कर रहा था. ये मेरे पास ये मेरे पास कंक्लूजन आ गया, ये थर्ड स्टेटमेंट आ गया. अब इसको बॉल्स और टिप्स है, अब इसको हम बॉल्स और निप्स के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, इसको नो कॉइन्स इज ए टिप, इसके साथ करते हैं. नो कॉइन इज टिप, ये आ गया. सम बॉल्स आर टिप, सम नो कॉइन इज टिप. तो ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है, उसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूं. सम बॉल्स आर टिप को हम ये भी लिख सकते हैं, सम टिप्स आर बॉल्स. ये अब मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स आ गई, नो कॉइन इज टिप एंड सम टिप आर बॉल्स. ये प्रॉपरली अलाइंड होगी. अब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास ई टाइप है, सेकंड मेरे पास आई टाइप है. तो ई प्लस आई का जो कंक्लूजन आता है दैट इज ओ टाइप कंक्लूजन, ओ स्टार जिसे हम कहते थे. ओ टाइप क्या होता है? सम नॉट आएगा और सम, और ओ स्टार मीन कि ये बॉल्स पहले आएंगी, तो सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स. ये कंक्लूजन फॉलो करेगा, सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स. तो सम बॉल्स आर नॉट कॉइन्स गिवन इन द ऑप्शन 4 बच्चे. तो ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 2 गिवन इन द बी ऑप्शन. दो कंक्लूजन फॉलो करके, एक कंक्लूजन 2, एक कंक्लूजन 4, और ओनली 2 and 4 गिवन इन ऑप्शन बी बच्चे. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question at the direction for next 4 questions. Each questions contains 2 statement A and B giving certain data. Select the correct answers from A, B, C, D depending on the sufficiency of data given in the statement to answer the question. तो data sufficiency के question है. सबसे पहला question आता है हमारे पास, कहता A and B go on a 300 kilometer trip by car. ठीक है, each drive for 8 hours. यानी कि A और B दोनों एक साथ 300 किलोमीटर के ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और कार से जा रहे हैं. ठीक है, एंड ईच ड्राइव फॉर 8 आवर्स. जो A है ये भी 8 आवर्स ड्राइव कर रहा है, जो B है ये भी 8 आवर्स ड्राइव कर रहा है, यानी कि टोटल जो
टाइम है ड्राइविंग का वो 16 आ रहा है, जिसमें से 8 आर ए ड्राइव कर रहा है, 8 आर बी कर रहा है। अब ए और बी दोनों टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन इन 8 आवर्स में ए ने कितने किलोमीटर ड्राइव किया हमें नहीं पता, बी ने कितने किलोमीटर ड्राइव किया हमें नहीं पता। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच ईच ड्राइव द कार। तो ए जो है वो किस स्पीड से ड्राइव कर रहा है, तो स्पीड किस स्पीड से ड्राइव कर रहा है ए, मुझे ये कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ ए चाहिए मुझको एंड स्पीड ऑफ बी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। बोला ठीक है, चलो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है, ए ड्रोव 48 किलोमीटर मोर देन बी। अगर बी x किलोमीटर ड्राइव कर रहा है तो सॉरी बी जो है अगर x किलोमीटर ड्राइव कर रहा है तो a जो है वो कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ए ड्रोव 48 किलोमीटर मोर, तो x प्लस 48 किलोमीटर ये a का डिस्टेंस आ गया। डन, दोनों के डिस्टेंस का जो टोटल था x प्लस 48 इज इक्वल टू 300। यहां से a का डिस्टेंस और b का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर a का डिस्टेंस आ गया तो a की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, टाइम 8 आवर्स था, इसकी स्पीड आ गई। b की स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस b का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय b का टाइम, दैट इज 8 आवर्स। तो यहाँ पे b की स्पीड आ जाएगी, दोनों की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। यही मुझे निकालना था कि फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच ईच ड्रोव द कार। तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। a इज एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन b, की a की स्पीड जो थी वो b की स्पीड से x किलोमीटर ज्यादा थी। अगर मैं a की स्पीड को x एज एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं बी की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लूं तो ए की स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, बी की स्पीड हमने क्या ले ली, एज एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द एवरेज स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो अब हमें ए का टाइम दे रखा है, कितना है 8 है, तो ए का डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस 6 स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ए आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी आ जाएगा x इंटू 8 एंड टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, ये आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू निकल सकती है। देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा 8x प्लस 8 इंटू 6 48, और ये भी 8x आ गया इज इक्वल टू 300 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16x इज इक्वल टू 300 माइनस 48, दैट इज 252 डिवाइडेड बाय 16। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, a की एवरेज स्पीड आ गई, b की एवरेज स्पीड आ गई। मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 से भी आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर आ रहा है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मीन कि ए से फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है, सेकेंड से भी आंसर आ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। आइदर स्टेटमेंट अलोन गिवन इन ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर बच्चे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑप्शन ए क्या कहती है, आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट, यानी कि किसी एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है दूसरी से नहीं आ रहा। नो। सी क्या कहती है, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, कि ना तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है ना सेकंड से आ रहा है, दोनों को एक साथ टुगेदर करने पे भी आंसर नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन। नो, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट टुगेदर, कहता एक साथ टुगेदर स्टेटमेंट के डाटा से भी आंसर नहीं आ रहा। नो, हमारे पास दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अमंग ए बी सी एंड डी विच इज द ग्रेटेस्ट, कौन इन चारों में से ग्रेटेस्ट है। स्टेटमेंट 1 कहती है बच्चे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि बी इज नॉट द ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है सी इज लेस देन डी, यानी कि डी इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन सी, तो सी इज नॉट द ग्रेटेस्ट।
तो जो ग्रेटेस्ट है या तो ए है या डी है, इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि डी इज ग्रेटर देन बी, डी जो है वो बी से ग्रेटर है, तो बी इज नॉट द ग्रेटेस्ट, वो हमें पहले से भी पता था, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, तो बी और सी ग्रेटेस्ट नहीं है, ए और डी में से कोई एक ग्रेटर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन अगेन नॉट सफिशिएंट बच्चे, ये भी सफिशिएंट नहीं है। दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों डाटा को कंबाइन करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि ए और डी में से कोई एक ग्रेटेस्ट है, दूसरी भी यही कह रही है कि ए और डी में से कोई एक ग्रेटेस्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट को एक साथ क्लब करने पे भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इट मीन क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। डी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पीपल इन टाउन एक्स हैव बोथ अ रेडियो एंड अ बाइसिकल? कि टाउन एक्स में ऐसे कितने पीपल हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, रेडियो भी है और बाइसिकल भी है। बाइसिकल। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? 150 पीपल हैव रेडियो एंड 840 हैव बाइसिकल। ठीक है, हमें क्या, हाउ मेनी पीपल इन टाउन एक्स हैव बोथ। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि 150 पीपल के पास रेडियो है, रेडियो 150 के पास है, और बाइसिकल जो है ये 840 के पास है, लेकिन बोथ के पास कितने हैं हमें नहीं पता। स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 2000। स्टेटमेंट 2 कहती है कि टोटल पॉपुलेशन 2000 है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर 2000 है तो हमें ये थोड़ा पता इनमें से बाइसिकल किसके पास है, रेडियो किसके पास है, दोनों चीजें कितनों के पास है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं डाटा क्लब भी कर देता हूं कि टोटल पॉपुलेशन 2000 है, 2000 में से 150 के पास रेडियो है और रेडियो है, 840 के पास बाइसिकल है, रिमेनिंग के पास क्या है हमें नहीं पता। इनमें से कितने ऐसे पर्सन हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट के डाटा को एक साथ टुगेदर करने पर भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। इट मीन डाटा इज नॉट सफिशिएंट इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। डी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। कहता वॉज देयर प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन, कि हमें ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है और लॉस है, ठीक है। वॉज देयर प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा आंसर या तो येस होना चाहिए या हमारा आंसर नो होना चाहिए। अगर येस है तो आंसर आ रहा है, डाटा इज सफिशिएंट। अगर नो आ रहा है तो भी डाटा इज सफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल वॉज बॉट एट ₹4 पर kg। बॉट मीन कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है कॉस्ट प्राइस? ₹4 पर kg, एंड सोल्ड एट ₹4 पर लीटर, एंड सोल्ड सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? ₹4 पर लीटर। अब कॉस्ट और सेलिंग दोनों के यूनिट डिफरेंट है, एक केजी में है और एक लीटर में है। तो जब तक हमारे पास ये यूनिट सेम नहीं होंगे कि रिलेशन क्या है केजी और लीटर का, हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर इनके रिलेशन की बात करते हैं कि कितने केजी कितने लीटर के बराबर है, तो इट डिपेंड कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, इट डिपेंड्स, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी वेट के ऊपर, ठीक है, भी कितने लीटर कितने केजी के बराबर है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन कि हमें इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हो सकता है 1 लीटर 1 केजी के बराबर है तो नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर डिपेंड करता है कि ये केजी जो है वो ज़्यादा है लीटर कम है तो प्रॉफिट है या लॉस है, वो फिर डिपेंड कर जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन नॉट सफिशिएंट।
स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि 1 लीटर ऑफ ऑयल वेट 0.96 kg। तो स्टेटमेंट 2 अलोन नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना तो कॉस्ट प्राइस गिवन है ना सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, नाउ अगर मैं दोनों डाटा को कंबाइन कर देता हूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.96 kg, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, कि 1 लीटर की प्राइस जो है वो 0.90 से, मतलब जो वेट है वो 0.96 kg के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब सेल कर रहे हैं तो हमने ₹4 में 0.96 kg सेल किया है। ठीक है, अगर मैंने डाटा कंबाइन कर दिया। ठीक है, मैंने ₹4 में 1 kg परचेज किया और जब मैंने सेल किया तो ₹4 में मैं 0.96 kg सेल कर रहा हूं। मेरे पास क्या प्रॉफिट हो गया? मेरे पास प्रॉफिट हो गया 0.04 kg का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जब दोनों के बीच में रिलेशन आ गया तो हम ये बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है। यस, हम बता सकते हैं। was देयर प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन? यस, प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। तो यानी कि डाटा कंबाइन करके आंसर आ रहा है। Question can be answered by using both the statement together but cannot be answered by using either statement alone. Your answer is C option. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्वैन, एक स्वैन का ग्रुप था। ठीक है, और इस ग्रुप में से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर is playing on the shore of the pond. The 2 remaining are inside the pond. What is the total number of swans? So let the total number of swans be x. Total swans हमने x लेट कर लिया। अब हमें गिवन क्या था कि 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी कि रूट x, ये ठीक है, रूट x नंबर प्लेइंग, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द पाउंड। द 2 रिमेनिंग, इनमें से रिमेनिंग कितनी रहेगी जो प्ले नहीं कर रही? 2 रिमेनिंग। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्वैन। ये टोटल नंबर ऑफ स्वैन x के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चे, हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड द वैल्यू ऑफ x इज गिवन इन द ऑप्शन। x की वैल्यू ऑप्शन में गिवन है। अगर मैं x की वैल्यू 10 लेट करता हूं तो 7/2 इंटू रूट 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल आनी चाहिए। क्या ये 10 के इक्वल आती है? अगर मैं यहाँ पे 2 को उधर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 7/10/2 इज इक्वल टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 7/10 इज इक्वल टू 16। तो 7/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। √10 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करके ये तो 21 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू 10 नहीं है बच्चे, ये गलत है। अगर मैं x की वैल्यू 16 पुट करता हूं, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे 7/2 √16 में मैं 2 ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 4, और 2 और 4 की कटिंग करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/2 का 14 में 2 प्लस करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू x। इट मीन x की वैल्यू क्या थी? मेरे पास 16 थी। क्लियर है? ऑप्शन पुट करना ज्यादा बेटर है। अगर ऑप्शन नहीं पुट करेंगे तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 7√x प्लस 4/2 इज इक्वल टू x, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7√x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 49x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। दैट इज द लेंथी प्रोसेस। इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे ऑप्शन पुट करता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है एवरी ईयर ए फैमिली स्पेंड रुपीज 15,000 ऑन राइस। ठीक है, 15,000 रुपीज वो किस पे स्पेंड कर रहे हैं? राइस पे स्पेंड कर रहे हैं, बट ड्यू टू राइज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस in 2020 the price of the rice has been increased by 33.1/3%। जो प्राइस थी वो 33.1/3% इंक्रीज होगी। by what percentage that have to reduce their consumption of rice, ये फैमिली अपनी कितनी कंजम्पशन जो है राइस की रिड्यूस कर दे, सो दैट दे स्पेंड ₹15,000 ओनली इन 2020, मीन्स कि इनका एक्सपेंडिचर सेम आए। और एक्सपेंडिचर सेम के लिए हम क्या करते थे? अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो उस केस में ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्राइस जो है वो 33.33% इंक्रीज हो रही है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/3, ये 1/3 इधर जाके क्या हो जाएगा 1, न्यूमिनेटर सेम है, 3 में इंक्रीज होगा, ये वाला इंक्रीज कितना इंक्रीज होगा, प्लस करना है कितना, जितना ये न्यूमिनेटर है 1, तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 25% डिक्रीज इन कंजम्पशन की हमें अपनी कंजम्पशन 25% से डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर प्राइस 33.33% से इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इतने परसेंट डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम आए। ये शॉर्टकट मेथड था। 25% इज गिवन इन द ऑप्शन सी बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 20th टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है, इस सीरीज की मुझको 20th टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म दे रखी है 2 into 4, सेकेंड टर्म है 4 into 6, थर्ड टर्म है 6 into 8 एंड सो ऑन डैश डैश। तो हर एक टर्म में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो 20th टर्म में भी दो टर्म का प्रोडक्ट होगा। पहली टर्म में 2 था, दूसरी टर्म में 4 था, तीसरी टर्म में 6 था, दैट इज द जितनी नंबर ऑफ टर्म है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 20th टर्म में यहाँ पे 40 होगा। बोलो ठीक है। फर्स्ट टर्म में 2 था, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 6 है, तो 20th टर्म में 40 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का, दोनों का डिफरेंस 2 का, दोनों का डिफरेंस 2 है का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का ही होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 4 2 का 8, 4 4 का 16, यानी कि 20th टर्म इज 1680 गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे, दैट इज योर आंसर 1680। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। चलो ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर था, ठीक है, और नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। तो अगर मैं कहता हूं एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y है, 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x एंड 1st प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y, तो नंबर कैसे बनता है? नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू 1st प्लेस डिजिट, ये नंबर बन गया। अगर इसके डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो 10th प्लेस पे y आ जाएगा, 1st प्लेस पे x आ जाएगा। तो नंबर कैसे बनेगा? अब हमारे पास नंबर बन जाएगा 10 इंटू 10th प्लेस प्लस 1 इंटू 1st प्लेस, ये आ गया नंबर। कहता है इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस यानी कि इनको माइनस करते हैं, तो 10x में से x माइनस किया 9x आ गया, और 1y में से 10y माइनस किया तो ये माइनस 9y आ गया। इन दोनों में से 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस y आ गया। तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, एंड 9 इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे, दैट इज योर आंसर।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 लीविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर। 2 and 3 एज रिमाइंडर, यानी कि 122 सबसे ग्रेटेस्ट ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड हो ताकि रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाए। 243 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें x से ताकि रिमाइंडर 3 आ जाए। यानी कि अगर मैं 122 में से 2 माइनस करता हूं तो जो माइनस करके नंबर आएगा दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। अगर 243 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा माइनस करके दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। तो सबसे ग्रेटेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर ले, दैट इज द HCF ऑफ 120 एंड 240। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बच्चे दैट इज 120। तो 120 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। 120 is not given in any option, that is in the none of these, D option is the answer। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित सेल 2 आइटम एट सेम प्राइस। अमित 2 आइटम्स को सेम प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है। इफ ही सेल 1 आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हम 2 आइटम्स सेल कर रहे हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। फर्स्ट आइटम को सेल करके हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट, और दूसरी आइटम को सेकंड आइटम को सेल करके हमें लॉस हो रहा है 20% का, 20% लॉस। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमें हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस। कितना लॉस होगा? जो इनकी कॉमन प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, इसको 10 से डिवाइड करके होल स्क्वायर कर लेंगे, हमें इतने परसेंट का लॉस होगा। तो 20 दे रखा है, तो ये आ गया मेरे पास 20/10 दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4%, यानी कि हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 4% का लॉस होगा। तो 4% लॉस इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने ये टाइप पढ़ी होगी बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द लास्ट 2 डिजिट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट निकालने। हमारे पास 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, डैश डैश अप टू 40 फैक्टोरियल। तो इसके एक्सपेंशन देखते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आ गया, 5 फैक्टोरियल इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। लेकिन हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लिखूंगा 20। 6 फैक्टोरियल इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 720 आता है, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे दैट इज 20। ये कहां तक लिखते जाएंगे? जब तक लास्ट 2 डिजिट जीरोस नहीं आ जाते, ठीक है, जब तक लास्ट 2 डिजिट जीरोस नहीं होती। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 का 40, लास्ट 2 डिजिट 40 आ गए। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 का 32, लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे मेरे पास 20। ठीक है बच्चे, अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 80 डैश डैश 80। देन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पे ही छोड़ देंगे इसको। आगे हर एक नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे उनके लास्ट 2 डिजिट जीरोस ही होंगे। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 3 + 6 9, 9 + 24
9 प्लस 24 ये आ जाएगा मेरे पास 33 आ जाएगा, बाकी सब में 0 है तो यूनिट डिजिट 3 आ गया। बाकी प्लेस करते हैं 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13 13 प्लस 8 13 प्लस 8 21। तो मेरे पास लास्ट 2 डिजिट 13 आ गए। इट मीन कि जब भी हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे अप टू 440 फैक्टोरियल, हमारे जो लास्ट 2 डिजिट होंगे दैट इज 13 गिवन इन द ऑप्शन ए बच्चे, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the least number which when tripled will be exactly divisible by? जब बात हमें divisible by दे दिया तो हमने LCM निकालना है। सिर्फ ये divisible by, जो वर्ड by है ये बताता है कि मुझको क्या निकालना है, मुझे डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड मीन कि हमें LCM लेना है, एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 30? इनका एलसीएम लेते हैं, सभी 3 से डिवाइड हो रही है। 3 4 का, 3 6 का, 3 7 का और 3 10 का। 2 पे जाएंगे, 2 2 का, 2 3 का, 7 का, 2 5 का। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 का 6, 2 का 12, 12 3 का 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 180। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 1260। ठीक है बच्चे? तो 1260 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसने कहा था एक ऐसा नंबर बताओ x जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ट्रिपल करने पर, लीस्ट नंबर विच व्हेन ट्रिपल करने पर हमारे पास 1260 आ जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 420। तो 420 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 420 is the smallest number। जब मैं उसको ट्रिपल करूंगा तो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 36। ठीक है बच्चे? तो 420 गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% in the price of the price of orange, 2 orange less are available for rupees 24. What is the increased rate of orange per dozen? मुझे इंक्रीज प्राइस बतानी है ऑरेंजेस की पर डजन की। ठीक है, अगर एक ऑरेंज की 20% इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंज, अगर ऑरेंज की प्राइस x है, जो प्राइस है वो x है एक ऑरेंज की। ठीक है, तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी? न्यू प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस 1.2x, क्योंकि 20% का इंक्रीज है और 20% इंक्रीज मीन 1.2 से मल्टीप्लाई। तो 24 रुपीज के मैं कितने ऑरेंज परचेज कर सकता हूं? कहते 24 डिवाइडेड बाय x, मैं इतने ऑरेंज परचेज कर सकता हूं अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट x है। तो 1.2x के साथ मैं कितने ऑरेंज परचेज कर सकता हूं? 24 डिवाइडेड बाय 1.2x। यहां नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा होंगे, यहां नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम होंगे। दोनों क्वांटिटी का जो डिफरेंस है, इन दोनों क्वांटिटीज का जो डिफरेंस है दैट इज 2 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 24 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस 24 चला गया, x चला गया, यहाँ रह गया 1/1.2 और इज इक्वल टू 2। डेसिमल हटाता हूँ, 10 आ गया, 5 2 5 का और 2 6 का। एलसीएम लिया 6 माइनस 5 1/6 आ गया, 1/6 मल्टीप्लाई 24 अपॉन x इज इक्वल टू 2।
तो 6 4 का x उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो हमारे पास पर ऑरेंज कॉस्ट 2 रुपीज आ गई, 2 रुपीज एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई। व्हाट इज द न्यू प्राइस? इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस पर ऑरेंज आ जाएगी 2 इंटू 1.2 दैट इज इक्वल टू 2.4 रुपीज पर ऑरेंज। ये इंक्रीज्ड प्राइस आ गई। व्हाट इज द कॉस्ट पर डजन? एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, तो 2.4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 का 48, 4 कैरी, 12 2 का 24 प्लस 4 28.80 रुपीज पर डजन। ये मेरे पास इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑरेंजेस आ गई पर डजन। तो 28.80 गिवन इन द ऑप्शन डी बच्चे, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज सेट ऑफ 7 consecutive इंटीजर इज x प्लस 1। हमें एवरेज दे रखी है, एवरेज इज इक्वल टू x प्लस 1। कितने नंबर्स की? हमें नंबर्स दे रखे हैं 7 और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। द एवरेज ऑफ 7 consecutive integers is x plus 1 and that of the different set of even consecutive integer is x minus 1। ठीक है, the average set of 7 consecutive integer is x plus 1 and that of the different set of 7 consecutive integer is x minus 1. Find the average of all the integer in both the set considering each of the common integer only once। जो common integer है उनको मुझे एक ही बार कंसीडर करना है। तो 7 consecutive integer कोई भी मान लो, आपकी मर्जी है। एनी 7 में मान लेता हूं कि पहला इंटीजर 1 हो गया, दूसरा इंटीजर 2 ले लिया, तीसरा 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। दिस इज फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट सेट के 7 इंटीजर्स ले लिया। तो इनकी एवरेज क्या होगी? एवरेज ऑलवेज द मिडल नंबर दैट इज 4। एवरेज इनकी 4 आ जाएगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। मेरे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ गई। क्लियर है? अब सेट 2 की बात करते हैं। सेट 2 में भी टोटल 7 नंबर्स है मेरे पास और इन 7 नंबर्स की जो एवरेज है दैट इज x माइनस 1। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस 1 इज 2। मेरे पास एवरेज 2 आ गई 7 नंबर्स की। ये भी 7 नंबर्स है तो 2, नेक्स्ट नंबर 3 होगा, नेक्स्ट नंबर 4 होगा, नेक्स्ट नंबर 5 होगा, ऐसे प्रीवियस नंबर 1 होगा, प्रीवियस नंबर 0 होगा, प्रीवियस नंबर 1 होगा। तो ये भी 7 नंबर्स हो गए, -1 0 1 2 3 4 5। तो इन 7 नंबर्स की जो एवरेज है दैट इज 3, नहीं दैट इज 2। एवरेज इज 2। क्लियर है बच्चे? अब मेरे पास 7 नंबर्स ये हैं, 7 नंबर्स ये हैं, टोटल नंबर 14 हो गए। इन 14 में से कॉमन नंबर एलिमिनेट करके रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर्स कौन कौन से रह जाएंगे? एक तो -1 रह गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये मेरे पास 9 नंबर्स आ गए। एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 9 नंबर्स? 1 2 3 4 5। ये मेरी एवरेज होगी 1 2 3 4 दिस साइड, 1 2 3 4 दिस साइड। मिडिल नंबर इज योर एवरेज, यानी कि माय आंसर इज 3। मेरा जो आंसर है दैट इज 3। लेकिन मेरा आंसर 3 तभी होगा जब x की वैल्यू 3 थी। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 है तो माय एवरेज इज, माय आंसर इज 3। ऑप्शन में x की वैल्यू 3 पुट करके जहां पे 3 आ जाए दैट इज द आंसर। तो अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, 3 + 1 4, 4 इज द एवरेज? नो। 3 - 1 2/2, 1 इज द एवरेज? नो। 3 + 2 5, 5 इज द एवरेज? नो। x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 इज द एवरेज? यस, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो इट्स बेटर कि मैं वैल्यू लेट कर लूँ, क्वेश्चन ईजी हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। ए डीलर
proposes to sell rice at 10% profit and at cost price and also give 800 gram instead of a kilogram. What is the actual profit percentage? हमें actual profit percentage निकालना है, ठीक है। तो अगर वो 1000 ग्राम्स यानी कि 1 kg परचेज कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो वो सेलिंग के टाइम पे क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स, यानी कि वो 1 kg की जगह 800 ग्राम्स सेल कर रहा है। अगर ये यहाँ पे एट कॉस्ट सेल करता, कोई प्रॉफिट अर्न ना करता, यहाँ पे लिखा होता ए डीलर प्रपोजेस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, तो मैं क्या करता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स। लेकिन अब शॉपकीपर कह रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, ठीक है। एक तो वो 10% प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, सामने वो चीटिंग भी कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो इन दिस केस जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस प्रॉफिट को मैं यहां पे इंक्रीज कर दूंगा क्वांटिटी में। तो व्हाट इज द 10% ऑफ 1000 ग्राम्स? तो 10% ऑफ 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो हम कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, मींस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1100 ग्राम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स। ये क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन को हमने कैसे बताया था सॉल्व करने, कि द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस दैट इज 1100 माइनस 800 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 800, 3 अपॉन 8 और 3 अपॉन 8 होता है बच्चे 37.5%। तो जो ये शॉपकीपर है, ये डीलर है, इसको जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो 37.5% का हो रहा है। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। डन बच्चे, समझ आ गई ये? तो ये था हमारे पास सी सेट के डिस्कशन जो टेस्ट हुआ था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बात है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट एंड थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।